हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों को शुरू करना है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। पिछले क्लास में हमारे पास जितने भी ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, जो भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड जो हमारे पास था और जो रेंजेस वगैरह थे, हमारे पास वेव्स पैरामीटर था, वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को मेनली ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा मेलोडी साउंड वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के हिसाब से कैसे कैसे डिपेंड करता है, और मटेरियल के हिसाब से कैसे कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब बाकी जितना भी है हमारे पास वो कवर हो चुका है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल में जितने भी हमारे पास छोटे मोटे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अब। तो अब हमको मेनली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है कि स्पीड जो होता है साउंड में वो मटेरियल के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करता है, उस पर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो हम सबसे ज़्यादा जो स्पीड देखते हैं साउंड की, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है सॉलिड में। और उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है, गैस में। मतलब ये कि अगर सॉलिड में साउंड की देखो, अगर सेम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सेम वेलोसिटी ऑफ साउंड को अगर हम भेजें या फिर हम लिक्विड से या फिर सॉलिड से या फिर गैसेस से पास करें, तो हमारे पास क्या होगा, जो सबसे पहले जो हमको सुनाई देगा वो सॉलिड वाला सुनाई देगा, उसके बाद लिक्विड वाला सुनाई देगा, सबसे लास्ट में हमको गैस वाला सुनाई देगा। ठीक है, तो देखो यही होता है कि जो साउंड का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखें, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है, अप्रोक्स हमारे पास होता है 332 होता है, आई थिंक 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 0 डिग्री पे देखें तो 0 डिग्री मतलब क्या, 0 डिग्री जहाँ हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे कितना होगा, तो चलो एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री सेल्सियस हम जनरली जो हम देखते हैं जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस का होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो जो 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी हमारे पास, ये हो जाएगा 340, आई थिंक 340 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा देखो इससे देख के क्या पता चल रहा है, पहले तो हमको मटेरियल के हिसाब से देखे हमने, मटेरियल के हिसाब से जब हमने देखा तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। ठीक है, अब टेम्परेचर के हिसाब से देख रहे हैं तो टेम्परेचर में हमारे पास जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास मीटर कितना है, स्पीड कितना है उसकी, 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है। मतलब देखो कि जैसे अगर 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री से 37 डिग्री चला गया, मतलब इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, तो साउंड का स्पीड भी तो इंक्रीज कर गया, 332 से 340 मीटर पर सेकंड चला गया। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो हम ऐसे जनरली अगर देखें तो क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कितना डिग्री का, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्पीड जो होगी साउंड की वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर देखो यहाँ ध्यान देना कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास स्पीड कितनी, साउंड की जो स्पीड होगी वो कितनी इंक्रीज़ करेगी, 0.6 मीटर पर सेकंड से जो हमारे पास साउंड होगा वो क्या कर जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो देखो अब और कुछ देखो यहाँ पे क्या है, इतना हमको इसके बारे में पढ़ना था, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट बार बार निकल रही है क्योंकि हम लोग लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, और 10th क्लास वाले का भी अभी लाइट जस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है
कि अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होते चला जाएगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज़ करते चला जाएगा। और कोई पूछेगा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मीटर कितना हमारे पास साउंड का स्पीड बढ़ेगा, तो हम क्या बताएंगे 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास साउंड का स्पीड जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि नॉइज़ क्या होता है, मेलोडी क्या होता है, नोट क्या होता है, टोन क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और लाउडनेस क्या होता है, और हमारे पास इंटेंसिटी क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिफरेंस पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जैसे इतना हमारे पास हो गया उतने में हमारे पास वो भी हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर अब हम साउंड पढ़ें और मेलोडी, नॉइज़ और साउंड्स के जो हमारे पास क्या होते हैं कि लाउडनेस वगैरह के बारे में अगर हम ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखो हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ज़रा देखो, कह रहा है इंटेंसिटी क्या होता है और लाउडनेस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस करके हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, और याद रखना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 ही है, एक एक डिफरेंस है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें हम कि इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, तो इंटेंसिटी क्या है, हम बोलेंगे कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। देखो अब कह रहा है कि द एक्चुअल, देखो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ साउंड मतलब क्या है कि अभी हम जो बोल रहे हैं तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है साउंड का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया जो साउंड है उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब कह रहा है लाउडनेस। अब लाउडनेस से हम क्या समझते हैं, मतलब ये कि हम जितने पे बोल रहे हैं वो क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी है। अब कह रहा है कि जैसे अगर हम कभी टीवी चलाते हैं तो टीवी क्या होता है कि कभी देखो दो तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो बिल्कुल नज़दीक बैठ के देखते हैं, कुछ लोग दूर बैठ के देखते हैं। तो अगर कोई दूर वाले को थोड़ा कम सुनाई देता है तो वो क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, तो जो सामने बैठा होता है नज़दीक में उसको क्या लगता है कि वो थोड़ी चिड़चिड़ापन होने लगता है, मतलब उसकी वॉल्यूम बहुत काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगती है, जिससे क्या होता है जो दूर होता है उसके लिए तो अच्छा सुनाई देता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी सेम आती है, लेकिन जो नज़दीक बैठता है उसके लिए क्या होता है, वो लाउड हो जाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके डेफिनेशन के लिए हम लिखेंगे कि द value of sound as per detected by listener। बाई लिसनर, ठीक है। अब देखो जरा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाई लिसनर, मतलब अगर हाई अमाउंट में अगर क्या कर रहा है कि वो डिटेक्ट कर रहा है अपने लिक्विड उसको सुनाई दे रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो लाउडनेस हो जाएगा। अगर सॉफ्ट सुनाई दे रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब एक आता है हमारे पास मेलोडी एंड नॉइज़। अब मेलोडी में क्या होता है, मेलोडी आजकल के जितने भी जनरेशन के बच्चे हैं, हमारे एज ग्रुप के जो भी बच्चे होंगे उनको एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना ढिंचैक गाना, जिनको जैसे पंजाबी रैप गाना जो होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही अपने चाचा को सुना दो, दादाजी को सुना दो। हम लोग अगर अपने दादाजी को अपने पापा जी को सुना दें वो गाना तो उनको बुरा लगेगा, उनको क्या होता है कि वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए वो नॉइज़ होता है, हमारे लिए मेलोडी होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कहीं मेले वगैरह में जाएं तो कितना शोरगुल होता है, लेकिन वही अगर हम लोग के लिए क्या होता है, वो नॉइज़ होता है। लेकिन जो उसके लिए काम कर रहा होता है वहाँ पे दुकानदार वगैरह जो होता है उसके लिए क्या होता है, वो मेलोडी होता है, मतलब उसके लिए वो फैमिलियर हो गया होता है और उसके लिए वो अच्छा होता है, अच्छा सुनाई देता है उसके लिए। अगर वो सुनाई ना दे तो उसका मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो देखो अगर हम मेलोडी की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, जो प्लीजेंट साउंड होता है, जो हमको अच्छा सुनाई देता है, प्लीजेंट साउंड जो हमको अच्छा सुनाई दे उसको हम कहते हैं मेलोडी। और नॉइज़ क्या होता है हमारे पास, नॉइज़ को हम क्या कहते हैं, अब अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज़, ठीक है। अब ये देखो अब कह रहा है टोन क्या होता है और नोट क्या होता है,
कि अक्सर अगर हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं बच्चे, जो तुम लोग भी जाते हो, तो छोटे छोटे में क्या सीखते होगे तुम लोग? हम लोग एक सीखा करते थे, जो भी म्यूजिक टीचर आता था वो क्या बोलता था, बच्चा सीखो सा रे गा मा पा धा नी सा। वो क्या होता था, सा जो होता है वो क्या होता है, एक नोट होता है। सा जो होता है वो एक नोट होता है, गामा होता है जो सा रे गामा जो होता है वो एक एक नोट होता है, वो एक एक नोट सिखाता है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो सिंगल साउंड होगा, सिंगल जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा उसे क्या कहते हैं हम, नोट टोन कहते हैं। और जो हमारे पास जस्ट नोट, जैसे क्या होता है गाना जो बनता है उसके लिए एक नोट तैयार किया जाता है। मतलब क्या कि सारेगामा पाधा निसा जो हमारे पास बनता है उसको सबको मिला के द सेट ऑफ टोन्स को कहते हैं हम नोट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे अब, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, अब इसके लिए नोट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट ऑफ टोन्स, सेट ऑफ टोन्स फॉर्म्स नोट्स। देखो अगर हम सिंगल की बात करें तो वो क्या होता है, टोन्स होता है। और हमारे पास जब उसको उसके सेट की बात करें, मतलब अगर गाना बन के तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हम उसके लिए नोट्स कहते हैं। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई। अब इसके अलावा अब ज़रा हम एक बार क्विक रिवीजन पे आते हैं और देखते हैं ज़रा कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो हम लोगों को कितना याद है, और उसके साथ साथ उसमें से हमारे पास कौन कौन सा फार्मूला किस रूप में यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम देखते हैं। देखो अगर हम बात करें फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और चलो हम ऐसे लिख देते हैं, फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। देखो फर्स्ट फार्मूला पे चलो, तो फर्स्ट फार्मूला हम जो पढ़े थे वो हम क्या पढ़े थे, वेलोसिटी, स्पीड जो था, स्पीड निकालना है तो हम क्या पढ़े थे कि स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम ये पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद एक और हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी चीज़ का वेवलेंथ निकालना हो, वेवलेंथ निकालना, या फिर चलो इसी के लिए स्पीड के लिए ये हमारे हम क्या निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे। अब स्पीड के लिए ही एक और फार्मूला था, और वो क्या था हमारे पास, स्पीड वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या था, वेवलेंथ अपॉन मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का जो नोट था वो क्या था, ये वाला नहीं था, वो हमारे पास न्यू था, न्यू, ये वाला फार्मूला था। ठीक है, और अगर अब हम बात करें कि हमारे पास टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए भी हम फार्मूला बता चुके थे। तो टी इज़ इक्वल टू हम क्या बताए थे, 1 अपॉन न्यू, या फिर न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, हम ये सब पढ़े थे। ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं नहीं बताया था और वो क्या था, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमको यूज़ होगा सबसे ज़्यादा। तो ज़रा देखो कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, अब मान लो कि जब हम सोनार की केस में या फिर बैट की केस में जब देखते हैं तो हमारे पास साउंड का प्रोड्यूस कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया। ठीक है, या फिर अगर हम सोनार के केस में देखें तो ट्रांसमीटर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे रिसीवर भी है, तो यहाँ से गया और यहाँ आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो डी है, ये तो हमको पता ही नहीं है ना। लेकिन हमको क्या हो रहा है, हमको 2D पता है, D प्लस डी 2D पता है। तो हम ऐसे ही केस में जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात आए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की केस में हम क्या करते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड v इज इक्वल टू, हम जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, 2D अपॉन टाइम, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ होने वाला है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फार्मूला यही है। और बच्चे गलती यही करते हैं कि D अपॉन टी ले लेते हैं और हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू ही गलत कर देते हैं, और जब ये पूरी की पूरी वैल्यू ही गलत हो जाती है तो हमारे पास आंसर सही नहीं होता। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि किस केस में यूज़ कर रहे हैं, कि अगर सिर्फ हम यहाँ से बोल रहे हैं और तुमको सुनाई दे रहा है, उस केस की अगर बात करें तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन टी।
लेकिन हम ही बोल रहे हैं और फिर हमको ही सुनाई दे रहा है। मतलब क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से टकरा के फिर वापस हमको सुनाई दे रहा होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2D अपॉन टाइम। ठीक है, ये याद रखो और यही हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है।